हमारे कुलपति हैं डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर साहब, कुल सचिव हैं कर्नल कामेश कुमार जी, हम लोग के साथी पूर्व विधायक और पत्रकारिता से जुड़े हुए विधायक तो बाद की बात है, पत्रकारिता से जुड़े हुए इनका अपना उर्दू में अखबार भी निकलता है प्यारी उर्दू, ऐसे हमारे साथी इजहार साहब, डॉक्टर मुकेश कुमार जी जो विभाग का अध्यक्ष हैं पत्रकारिता व जनसंपर्क विभाग के, डॉक्टर रंजीत कुमार सहायक प्रोफेसर पत्रकारिता के, डॉक्टर निखिल आनंद गिरी जी जो कार्यक्रम के संचालक हैं और सहायक प्रोफेसर हैं, और जो आज का टॉकिंग पॉइंट है, जिस मुद्दे पर आपने आज ये सेमिनार, ये कार्यक्रम रखा है, उच्च शिक्षा का आदर्श और लोकतंत्र, यही टॉपिक आपने रखा है। और मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन में कुछ है तो बड़ा वास्ट एरिया इस पर बात रखने के लिए, लेकिन ये डिपार्टमेंट है जर्नलिज्म कम्युनिकेशन का, और मैं आपका जो लिफलेट एक दिया, मैं उसका देख रहा था लिफलेट, तो कुछ डिटेलिंग दिया है आवर एम को लेकर के, और उसमें मैं देख रहा था कि क्या कम्युनिकेशन कितना चेंज हो गया है। आप जो कोर्स चलाते हैं, the department was introduced with an aim to create the next generation of content creators and brand managers to succeed in today's highly competitive and rapidly changing media landscape. The department prepares the student to perform a vital and challenging function of searching for the truth. सच ढूंढना पत्रकारिता में आज के डेट में कितना बड़ा चैलेंज है, आपने लिखा है इसे। The department prepares the student to perform a vital and challenging function of searching for the truth in complicated situations, usually under a time constraint, and communicating it in a clear, engaging manner to the public through its journalism course. We also prepare the students in various allied professional streams such as media management, advertising, online communication, public relation, radio jockeying, web reporting, and graphic design, etc. In addition, the school educates the scholars of communication and journalism and function as a significant guiding force in journalism and inculcate in a student the habit of thinking of themselves as a leader for change and improvement in the profession. मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आज के डेट में हम लोग जब
कॉलेज में गए या यूनिवर्सिटी में गए तो अखबार एक माध्यम होता था देश दुनिया का जानने का। अखबार एक ऐसा माध्यम होता था, मैं कम से कम अपना अंग्रेजी और जनरल नॉलेज इंप्रूव किया हूं अखबार पर, उसका एडिटोरियल पर या अखबार में जो बातें लिखी जाती थी हम लोग अक्षरशः उसको सत्य मानते थे, यही फैक्चुअली करेक्ट। कोई भी अखबार जो आता था तो लोगों का ट्रस्ट लेवल मीडिया पे इतना था कि आप कुछ उसमें लिखते हैं, कुछ बोलते हैं तो आदमी उसी हिसाब से अपना माइंड फ्रेम बनाता था। और प्रिंट मीडिया ही लार्जली कम्युनिकेशन का एक माध्यम था। थोड़ा बहुत रेडियो था जो लार्जली कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल ही रहता था, और क्या रेडियो या कुछ। कभी कभी कोई मेजर घटना हो गई तो बीबीसी सुनते थे। मैं अपने टाइम के हिसाब से देख रहा हूं कि कैसे मीडिया कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस 20 साल में मीडिया में आया, और मीडिया कैसे माइंड को ऑपरेट कर रहा है। एवरी मिनट आपको यूक्रेन में कोई वॉर हो रहा है, आप मेरे गांव में पूछिएगा, वो भी अपडेट है कि यूक्रेन में आज कहां गोली चल रही है। आप समझ सकते हैं कि ये जो रिवॉल्यूशन मीडिया को इंफॉर्मेशन को लेके हुआ है, आप उसमें सच दिखाना। मैं 2014 में पार्लियामेंट लड़ रहा था जेडीयू से दरभंगा से। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं घूमता था थोड़ा तो ठीक आदमी है, लेकिन देख नहीं रहे कि चाइना डर गया इंडिया से। अपने कैसे डर गया, उस टीवी में दिखा रहा था कैसे माइंड को कंडीशनिंग कर देता है, पूरा का पूरा कंडीशनिंग आपके माइंड के प्रोसेस को कर देता। इसलिए बड़ा चैलेंज और बड़ा चैलेंजिंग काम है। जो बच्चे आज मीडिया कम्युनिकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, इंटीग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने लिखा है कि ट्रुथ दिखाना है, और मैं देखता हूं कि इतना बड़ा डिजिटल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म आ गया, और अब जो देख रहे हैं, जो मोबाइल कब आया होगा, 20 साल पुरानी कहानी। 20 साल में देखिए कितना बड़ा चेंज आ गया। सारा जानकारी आपके मोबाइल के ऊपर है, सारा न्यूज मोबाइल के ऊपर। एवरी मिनट यू आर अपडेटेड ऑन मोबाइल, और उसमें फैक्ट्स को दिखाना। जो यूनिवर्सिटी है वो कम से कम जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उस हिसाब से ट्रेन करके ले जाना कि जब वो अपने प्रोफेशन में जाए, अपने जॉब में जाए, कम से कम इतना रहे कि अपने एक्टिविटी को मेंटेन रखें। जब आपको कि आपके ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है, समाज को आप गाइड करते हैं। कहा जाता है ना, 4th पिलर है सोसाइटी का जो मीडिया है, जुडिशरी, एजुकेटिव के साथ साथ एक 4th पिलर माना गया है कि मीडिया में जब आप बात करते हैं। और आज मैं इसलिए बड़ा चैलेंज देख रहा हूं कि मीडिया बिल्कुल डिवाइडेड है। एक न्यूट्रल मीडिया जो है, जो सच दिखाना, या तो आप इधर है या आप इधर है, ये कभी मीडिया था नहीं, ये हाल नहीं था। और संभव मुझे लगता है कि इन सारे चीजों में एक सबसे बड़ा जो कोर्स आप कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है, कैसे वेब डिजाइन करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे नेक्स्ट जनरेशन में हमको कम्युनिकेशन लेके जाना है, कैसे अपडेट होना है। दैट इज वन पार्ट ऑफ हाउ टू शो द ट्रुथ। वो तो जरूर एक कोर्स कीजिए, आज के डेट में तो और बहुत मौजूद है ये चीज कि सच्चाई दिखाना। हमको ट्रस्ट कर रहा है कि हम ये टीवी देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं सच, मत पॉल्यूट कीजिए भाई। वो जो बिल्कुल मैं देखता हूँ किस हिसाब से पूरा का पूरा जो फ्लेयर हो जाता है, उसमें मेरे ख्याल से इन सब कोर्स का प्रोफेशनली आप पढ़ के जाता है। तो सही में बोल रहे थे, मैं IPRD देखता हूँ, और माई जॉब इज कि
सरकार के काम काज को लोगों के बीच में ले जाना। दैट इज माई जॉब एज ए मिनिस्टर। और हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि काम बोलता है, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट इट। अगर मैं काम करूंगा तो लोग ही बोलेंगे, बट थिंग्स हैव चेंज, चीजें बदल गई। आप कितना झूठ बोल देते हैं, कोई भी काम को कितना चढ़ करके बोल देते हैं, और वही साइकिल में चला जाता है। नीतीश जी का हमेशा रहता है मैं क्या बोल रहा हूं, हम तो 15-17 साल काम किए, मेरा काम ही बोलेगा नहीं। अब तो मुझे लगता है मैं बोलता भी कि पूरा के पूरा जो किया हुआ काम को भी आदमी आपके काम का क्रेडिट ले सकता है, काम आपने कहकर नहीं इस हिसाब से। और उसमें मुझे लगता है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा बहुत अहम रोल आज जो एक कहीं न कहीं में, क्योंकि कुछ भी हर एक समय का जो सिचुएशन होता है उस हिसाब से आज जो परिस्थिति है उसमें मुझे निश्चित रूप से लगता है कि मीडिया का सबसे अहम रोल हो गया है। और उसमें जो अब कितने यंग बच्चे, तो अब तो पहले जो जर्नलिज्म करते थे मुझे नहीं लगता कोई कोर्स होता था जर्नलिज्म, पत्रकार बनते थे, पढ़ के गए और सीखते सीखते आपने ड्राफ्टिंग किया, कुछ किया, लेकिन कोई कोर्स रन होता हो आई मुझे नहीं पता है, ऐसा कुछ था नहीं। कोई यूनिवर्सिटी कोई जर्नलिज्म का कोर्स करता, मैं जेएनयू में पढ़ा तो हम लोग देखते थे कि जेएनयू के बगल में आईआईएमसी था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। उसके अलावा मुझे नहीं ध्यान आता था कि जर्नलिज्म के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स होता था। मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट वो रेगुलर कॉलेज से गए और पत्रकारिता में चले। तो ये जो प्रोफेशनली रन होके ट्रेन होके जा रहे हैं और मीडिया का इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये तो आपको ग्लोबली में जानकारी मिल रही है, पहले तो कहाँ जानकारी मिलती। और एक एक आदमी, कोई अगर मैं मोबाइल के डिजिटल प्रेजेंस को देखूं तो हमको नहीं लगता है कि अब कोई बच्चा होगा जिसके हाथ में मोबाइल नहीं। हम लोग गाँव में भी जाते हैं तो आपका काम भाषण बाद में, पहले सेल्फी लेना है, उसी में मोबाइल का इतना ज्यादा वो मैं देखता हूँ कि लोगों के माइंड में चल रहा है और उसमें जिस तरह का इंफॉर्मेशन आता है। तो मुझे लगता है कि एक मीडिया का एक बड़ा चैलेंज, मैं बार बार इसलिए की बात को कह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब हो गया और उसमें फैक्ट्स को दिखाना, पॉजिटिव बात को दिखाना, तनाव नहीं पैदा करने वाली चीजों को दिखाना। तो आज और बड़ा चैलेंज है कि सोसाइटी में सोशल हार्मनी को बिल्ड करने में रोल प्ले करना, उस चीज को मुझे लगता है उसमें मीडिया का बहुत बहुत बड़ा रोल है। और मुझे पक्का लगता है कि जो यूनिवर्सिटी आप चला रहे हैं, मैं खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट था, मिडिवल हिस्ट्री जेएनयू, और मैंने खुद पर्शियन अलिफ बे रे मैं सीखा हुआ, क्योंकि एक पार्ट था हम लोग का, एक कोर्स होता था एक सेमेस्टर में, आपको उसका बेसिक आपको अल्फाबेट सीखना पड़ता था, लैंग्वेज सीखना पड़ता था, समझ लो। तो हर एक लैंग्वेज का अपना हिस्ट्री है, उसकी अपनी लिगेसी है इतनी बड़ी हर एक लैंग्वेज। और इस यूनिवर्सिटी में जिस हिसाब से आप लोग जो कोर्स अभी बता रहे थे भाई संस्था साहब, जो हिसाब से कोर्स चल रहा है, एक तो मीडिया का बात मुझे जरूर करना था कि जो आप चला रहे हैं इंटीग्रिटी पे जरूर कुछ ना कुछ काउंसलिंग कोर्स, जो सच ट्रुथ सिर्फ लिखने में नहीं प्रैक्टिस में सच को दिखाना, इस चीज को जरूर ये चीज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि आज के डेट में मीडिया में इससे बड़ा चैलेंज मुझे कुछ नहीं दिखता है जहां आप सच्चाई को कैसे दिखाते हैं। सेकंड, जो हम लोग सरकार में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। मैं देखता हूँ सारे बच्चे बहुत बैठे हुए हैं, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है कि उसका बच्चा राजनीति में, सबको लगता है कि हमारा नेतागिरी ठीक रहे लेकिन हमारा बच्चा नहीं जाए और इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। तो भाई पॉलिटिक्स में ही वी आर द लॉ मेकर, कानून वहीं से बनता है।
सोसाइटी का डेवलपमेंट वहीं से होता है। हमारे जो मुख्यमंत्री है वो इंजीनियर है, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से, और इंजीनियर है। शायद कम लोग मुख्यमंत्री होंगे जितना डिग्री लेके बैठे हुए हैं देश में। और एक मौका मिला, मैं इसलिए चर्चा कर देना चाहता हूं कि जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, शायद नीतीश कुमार के कार्यकाल के इनिशियल डेज को उनको नहीं ध्यान में होगा। ये 18 साल 20 साल के 22 साल के होंगे, या पैदा हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, या 2-4 साल के होंगे उस समय जब उनको काम करने का मौका मिला 2005। और राजनीति में इंटीग्रिटी के साथ काम करना, ऑनेस्टी के साथ काम करना, विजन रखना चीजों को लेकर के, प्रॉब्ली हम लोगों के लाइफ टाइम में बिहार से बड़ा एग्जाम्पल देश में कोई नहीं है जो काम यहां पर जिस हिसाब से काम किया गया इस स्टेट में। 17-18 साल में जो मुख्यमंत्री, आज तक कर्फ्यू नहीं लगा बिहार में 18 साल, याद रखिएगा। बहुत कुछ बात हो तो ध्यान में नहीं आता। 17 साल से ज्यादा 18 साल नीतीश कुमार जी का होने वाला है, 2 डिकेड, आज तक कर्फ्यू नहीं लगा। और कभी भी सरकार के ऊपर, मैं ये नहीं कहता हूं कि चीजें सब ठीक ही हो गई, ये हो गई, लेकिन कभी कोई मुख्यमंत्री के ऊपर कभी कोई आंच नहीं है। तो जब ऊपर में टॉप पे आदमी विजन वाला हो, समझ वाला हो और पर्सनल इंटीग्रिटी ठीक हो, उसका क्या रिजल्ट होता है? क्योंकि जहां वो बैठे हुए हैं वो 13 करोड़ 14 करोड़ लोगों के मुकद्दर से जुड़ा हुआ जगह है। उनका भविष्य कैसे होने वाला है अगले 5 साल में, 10 साल में? जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं देखता हूं आजकल, बहुत फिगर आता है कि कैसे महिला रिजर्वेशन के लिए बिल आया है पार्लियामेंट में। आप लोग के अखबार में देखो, 1/3 रिजर्वेशन। और मैं जरूर आपके बच्चों को कहूंगा, जो आपके स्टूडेंट, कि जरूर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। बिफोर नीतीश कुमार कैसे महिलाओं के शिक्षा में कितने लोगों का महिला शिक्षा के लिए आती थी, पोस्ट नीतीश कुमार कितनी लोग आए, कितनी, मैं देखा 0.78%, माने 2-4 महिला मुखिया होती थी बिफोर हिम, और आज बिहार में लगभग 53% महिला मुखिया है। पूरा का पूरा ग्राउंड में साइलेंट रिवॉल्यूशन, मैं इसका रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि कुछ काम आप साइलेंटली कर देते हैं, इंपैक्ट दिखाई पड़ता है कि ये इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई। मेरा नजर क्यों नहीं गया इस पर? पूरा क्रांति है, इतना बड़ा 15 साल लीडरशिप का क्या फर्क होता है? ये एग्जाम्पल है कि पूरा का पूरा ग्राउंड स्वेल, पूरा जमीन पलट गया बिना किसी क्रांति के। मौन क्रांति, साइलेंट रिवॉल्यूशन इसको कहते हैं। जो आज जिस हिसाब से लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में, लीडरशिप में, हम लोग जो 1 करोड़ 30 लाख जो तो क्या है, जीविका दीदी जो बना दी, तो बेसिकली वो सब ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं जो जीविका में, और ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं। और मैं मुख्यमंत्री के साथ यात्रा में था और एक कार्यक्रम होता था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब वो उससे इंटरेक्ट करते थे, और मैं देखा कि गांव की महिलाएं बहुत ही एवरेज बैकग्राउंड, पढ़ाई लिखाई नहीं, और वो माइक पकड़ करके जब बोलती थी, मुझे लगता था अच्छे खासे पढ़े, बैंकिंग कैसे वो बैंक ऑपरेट करती है, बैंक में कैसे जाती है। ये बहुत सारा चीज इस बिहार में इस 10-15 साल में जमीन पे हम लोग शायद उस बात को उतना प्रचार नहीं कर पाते। जो कम्युनिकेशन की बात हो रही है किए, लेकिन उस लेवल का प्रचार नहीं कर पाए जैसे केंद्र करता है।
नहीं कर पाए इस चीज का, लेकिन डिलीवरी जो हुआ है वो तो सामने में कितनी बड़ी चीज हुई। और जो आपने कुछ शिक्षा का, मुझे लगता है शिक्षा का कोई काम नहीं, और जो लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वही पूरा सोसाइटी को एक गाइड कर सकता है चीजों को कैसे बदलना है। और जिस हिसाब से शिक्षा में परिवर्तन, क्योंकि ये तो वैसे भी बिहार जो है, कहा जाता है कि जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था, आज जो इतना बड़ा सेंटर बना हुआ अमेरिका तो था भी नहीं, जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था तब नालंदा यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा लेगेसी है बिहार, इतना बड़ा लेगेसी है एजुकेशन। बाहर से सब ये तो डॉक्यूमेंटेड चीज है ना, ये तो हिस्ट्री का चीज है। बाहर से लोग, आज चाइना इतना पावरफुल है, चाइना के लोग इस बिहार में पढ़ने आते थे। इतना बड़ा लेगेसी है इस स्टेट का एजुकेशन, वो हायर एजुकेशन विश्वविद्यालय था, शायद वर्ल्ड का 2-4 यूनिवर्सिटी होगा जिस समय नालंदा होगा। उस समय से हायर एजुकेशन में इतना बड़ा चीज। और सेकंड है आपका लोकतंत्र, कहाँ है ऐसा नहीं। ये दोनों चीज जो आप दिए हुए आज का टॉप, दोनों का तो बिहार से इतना बड़ा वैशाली में पूरा लोकतंत्र वैशाली से आया, और नालंदा यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ये दोनों चीज है, इतना बड़ा लेगेसी जिस स्टेट का हो, फेज होता है तो शायद एक फेज था बिहार का जो थोड़ा पीछे गया, बट टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ के बच्चों। अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगा तो वो कहीं भी एक्सेल कर सकते हैं। तो मैं तो आज एक ही बात रख करके, क्योंकि आप उस शिक्षा में मैं नहीं जानता हूँ कि जगह एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर उस शिक्षा में कहना चाहता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत एज ए मिनिस्टर मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है कि जरूर एक एसेस करना चाहिए जो बिहार में यूनिवर्सिटी है। जब हम इतना पैसा देते हैं हायर एजुकेशन में, कितने बच्चे वहां से निकलते हैं, वो निकल के क्या करते हैं, एक असेसमेंट को बनता है। जो सरकार चुनी जाती है, जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, वो अकाउंटेबल है जनता के। जनता उनको पूछती है सवाल कि भाई हम, मेरा बच्चा गया वहां, क्लास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, फिर रिपीट कर दूंगा, लेकिन ये देखना चाहिए कि जो लोग यूनिवर्सिटी चलाते हैं, कैसे लोग जा रहे हैं भाई संसद में बिहार में, ये भी तो देखना चाहिए। कैसे लोगों को चुनकर हम लोग भेजते हैं, सरकार का से नहीं है उसमें। लेकिन ये बात तो देखने वाला है कि जब हायर एजुकेशन में हजारों करोड़ स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करता है, तो खर्चा तो कर रहा है बिहार के बच्चों के लिए। तो बिहार के बच्चों को वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो फॉल्ट कहां पे है, कहां पे ये सुधार हो सकता है। अब वो नहीं हो रहा है, तब तो व्यवस्था बदलनी चाहिए। कुछ कमी है, व्यवस्था को तो बदलनी चाहिए कि जो सिस्टम से ये हो रहा है, जो मैकेनिज्म है करने का, कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट है। अगर वो पढ़ के निकल के कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एवरेज में देखो कि कितना खर्चा होता है अगर उनको बाहर ही जाना है पढ़ने के लिए, और इतना यूनिवर्सिटी हम लोग खोले हुए, हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन मैं तो डेटा से सब्सटेंशिएट करता। ये एक स्कूल में बहुत सारा चीज है, लेकिन मुझे नहीं जानकारी है जो हायर एजुकेशन में वो पेस हम लोगों ने लिया है कि नहीं लिया है, जो क्वालिटी एजुकेशन देना। कितने लोग, ये जरूर देखना चाहिए कि भाई एमए पास किया यूनिवर्सिटी से, अगर 100 लड़का पास किया हो तो जाने के बाद क्या कर रहा है, कुछ उसको फायदा भी मिला कि नहीं मिला उस पढ़ाई का, ऐसे ही है। तो कुछ तो इसका मतलब डिफिशिएंसी इस चीज में है। एक टाइम आ गया है कि, और
वही एक एरिया ऐसा है जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का बहुत रोल नहीं है। हायर एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसेस हो, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत रोल नहीं होता है, उसमें सजेस्टिव रहता है, सजेशन दे सकता है, डिसीजन मेकिंग कहीं और है। तो ये जरूर असेसमेंट करना चाहिए कि भाई साहब आप जो भेज रहे हैं किसी को, और वो जो जा रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी अल्टीमेटली तो पर्पस तो यही ना, बिहार सरकार पैसा खर्चा कर रही है तो बिहार के बच्चों के लिए कर रही है, ये तो जरूर एक असेसमेंट करना चाहिए। जस्ट चीज में तो नीतीश जी बहुत सारा चीज कर रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में मुझे अभी भी लगता है कि जरूर एक टाइम आ गया है कि एक असेसमेंट, ये मैंने कहा कि ये एप्रोप्रिएट जगह नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि ये चीज तो जरूर एक बार होना चाहिए। अगर लग रहा है कि कहीं कोई कमी है, कोई बात है, तो ये सरकार की जवाबदेही है अपने बच्चों को पढ़ाना। ये सरकार की जवाबदेही है, जो सरकार वोट लेके आती है उसकी जवाबदेही है बिहार के बच्चों को पढ़ाना। और उसमें कहीं कमी हो रही है तो सरकार को क्वेश्चन करेगा, वो तो पकड़ेगा भाई साहब क्यों नहीं ठीक हो रहा है, ये तो लाजमी बात है, ये तो होना ही चाहिए। तो मैं एक ही सुझाव देते हुए खास करके मुझे लगता है कि ये एजुकेशन एंड जो डेमोक्रेसी है उसको लेकर के मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जिसका जन्मी बिहार है, और जो डिपार्टमेंट में मुझे बुलाया गया है उसमें जरूर, जो मैंने पहले भी सुझाव दिया कि आपका बहुत बड़ा रोल इस बिहार को, देश को बिल्ड करने में, जो बच्चे यहाँ पर हैं, जो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सिर्फ अखबार का रिपोर्टिंग नहीं है या टीवी या डिजिटल मीडिया नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ आप वेब मीडिया, आप एडवर्टाइजिंग, सारा कुछ जुड़ा हुआ चीज़ है। ये तो मैं जरूर अपेक्षा करूँगा या मैं इसी साहब से व्यक्तिगत रूप से आग्रह करूँगा कि लास्ट पॉइंट, कभी कभी क्या होता है मैं देखता हूँ कि बाहर जो फिलैंथ्रोपी करता है, बहुत लोगों को लगता है कि आपको एक जीवन भगवान ने दिया, तो आप समाज के लिए क्या करें, अपने लिए किए, परिवार के लिए किए। तो एक स्टेज आता है गिव बैक टू योर सोसाइटी, अपने समाज के लिए आप क्या करें। जब एक लगे तो आदमी को जरूर एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि भाई हमको जीवन मिला तो हम सोसाइटी के लिए क्या करें। ये टाइम आ गया है, कम से कम पत्रकारिता में, आपको मैं क्लोजली जानता हूँ दिल्ली के पत्रकारिता सिस्टम को, या अभी सोसाइटी के लिए सबसे क्रिटिकल इम्पोर्टेंट चीज है सही पत्रकार निकालना, बहुत क्रिटिकल टाइम। इसमें आपकी यूनिवर्सिटी की जवाबदेही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना बड़ा कोर्स आप कर रहे हैं और उनका माइंड अभी फ्रेम ठीक करके आप लीजिएगा, इसको 30 साल आगे जा करके काम करना, 40 साल सोसाइटी में जाके काम करना। इनका फ्रेम अगर ठीक हो जाएगा, मुझे पक्का विश्वास है, जो एक तो डाइवर्सिटी टैक्टिक्स चलता रहता है, उसमें अगर पत्रकार लाजमी करेक्ट बात रखेंगे तो जनता भी इतनी समझदार है, उसको लगेगा कि क्या गलत है, वो डिफ्रेंशिएट कर पाए। देयर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दैट इज वाई ये कोर्स मॉड्यूल जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें जरूर ट्रुथ एंड ओनली ट्रुथ, वो कैसे पत्रकारिता में दिखाना है वो जरूर दिखाना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ जिसमें ऑर्गेनाइजर है कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाए, जो मुझे कुछ लगा मैंने आपके बीच में रखा। थैंक यू वेरी मच। इतना समय का इतना ईमानदार वक्तव्य